क्या ये? कहां से आया? बताओ। पापा मुझे नहीं पता ये। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। कौन है ये? कौन है? किसने भेजा ये? पापा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। अफेयर नहीं चल रहा है? अच्छा, ये क्या है? कहां से आया फिर ये? बताओ मुझे। आरू, अब हो गई तसल्ली? मुझे बेवकूफ समझा है? तुम्हारे गिफ्ट फेंकने से मैं ये मानूं कि तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। पापा आपको जो समझना है आप समझिए। तंग आ गई हूं मैं आपसे। आरोही, आप ना बात का बतंगड़ बना देते हैं। ऐसे पेश आते अपनी बेटी से, तभी वो कोई बात हमसे शेयर नहीं करती। Avanti nirvyanti, avanti avanti nirvyanti, avanti avanti nirvyanti, avanti avanti nirvyanti. मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हेलो, सर बहुत ब्रूटल मर्डर है सर। इसकी कंडीशन देखकर लग रहा है सर कि शायद इसके साथ रेप भी हुआ हो। सर इसके पास से आईडी, मोबाइल पास कुछ नहीं मिला। अब या तो इसको लूट के इरादे से टारगेट किया गया या फिर इसकी पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया गया। इसकी पहचान पता करो, इसके फिंगरप्रिंट्स आधार कार्ड के डेटाबेस से मैच करो और बड़ी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर जिस बेरहमी से लड़की को मारा गया है, किसी गहरी कोफ्त की बू आ रही है। कोफ्त मतलब सर? अगर हिंदुस्तानी लिटरेचर पढ़ा होता तो मालूम होता। कोफ्त मतलब ऐसी घृणा, ऐसी रंजिश जिसने किसी इंसान को भीतर तक छन्नी कर दिया, जैसे इस लड़की को छन्नी करके मारा गया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, यह केस पिछले साल मेरे पास आया था। उस वक्त लग रहा था यह महज एक मर्डर केस है, लेकिन इस केस की तह में कई गुनाहों के राज छुपे थे। इस केस में जिस लड़की ने अपनी जान गंवाई थी, हम उसकी पहचान पता कर रहे थे, लेकिन इस केस में कई चेहरे ऐसे भी थे जो हमारी नजर से कोसों दूर थे। अफसोस ये था कि उस दूरी को तय करने के लिए हमें कई गुनाहों के अंजाम देखने थे, क्योंकि इस केस में कोई एक नहीं बल्कि कई विक्टिम थे। क्या कर रहा है ये? वीडियो बना रहा है? तेरा ये वीडियो मैं डिलीट ही कर दूंगा। वंदे मेरा साले मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। रुक साले, तेरे को तो मार दूंगा मैं। रुक साले, तेरे को तो मार दूंगा मैं। रुक जा, छोड़, मैं मार दूंगा उस साले को। ये वीडियो बना रहा था आपका। साले रुक, रुक, तुम जाओ यहाँ से वरना ये कुछ भी कर सकता है। सर, जिस लड़की की लाश हमें नेहरू विहार के पास मिली थी, उसकी पहचान हो गई है। वो लड़की नेहरू विहार की थी। कांस्टेबल ने जब उसका फोटो उसके पेरेंट्स को दिखाया तो उन्होंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। आरोही,
आरोही। उस लड़की का नाम आरोही है। पेरेंट्स का कहना है कि वो कल रात से घर नहीं लौटी थी। नशे में इतना अंधा हो गया है कि अपनी बहन का वीडियो। हाँ, बनाया वीडियो। और अगर चाहती है उसे बेच के पैसे ना कमाऊं तो पैसे दे मुझे। मतलब तू इतना गिर गया है कि अपनी बहन की इज्जत भी बेच सकता है नशे के लिए। जैसे तैसे काम करके दूसरों के घरों में पैसे कमाती हूँ, खाने का इंतजाम करती हूँ, और इसको पैसे चाहिए। ये ले, ये ले पैसे, ये ले। तुझे जो करना है कर। आप लोगों की या आरोही की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? आप लोगों ने आरोही को आखिरी बार कब देखा था? कल दोपहर को। मम्मा मैं आती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही है आरोही? निशा के घर मम्मा, कंबाइंड स्टडी के लिए। आपको बताया था ना। और जब मैंने उसकी दोस्त को फोन किया तो उसने कहा कि हाँ अंकल, आरोही तो 8 बजे चली गई थी। निशा वो तुम्हारे घर आई भी थी या उसने तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा? तो आपको लग रहा है कि आरोही की दोस्त निशा ने आपसे झूठ बोला था? शायद। और आपको लगता है कि आरोही का किसी के साथ अफेयर था? सर, आरोही का अफेयर था ही नहीं। उसकी फैमिली को गलतफहमी थी। कैसी गलतफहमी? कोई तो उसे बार बार कॉल करता था और हाँ बहुत सारा गिफ्ट्स भेजता था। पर वो था कौन ये तो पता होगा ना तुम्हें? नहीं सर, वो कौन था वो मैं तो क्या, वो तो आरोही को भी नहीं पता था। आरोही, तू इन सब चीजों को लाइटली मत ले यार। मेरी बात मान, एक बार अपने पेरेंट्स से बात करके देख। कोई फायदा नहीं है यार, उल्टा वो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ट्रस्ट किया ही नहीं, और उसके फादर का नेचर बहुत ज्यादा अनोइंग है। वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निशा जानबूझकर उस लड़के के बारे में हमसे छुपा रही हो? सर, अगर वो लड़का आरोही को बार बार कॉल करता था तो आरोही के कॉल रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। और एक बार पता चल गया कि वो लड़का कौन है तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि निशा हमसे कुछ छुपा रही है या नहीं। करेक्ट। आरोही और निशा दोनों के बारे में सब कुछ पता करो। हो सकता है निशा उसके बारे में जानती हो लेकिन किसी वजह से छुपा रही हो। बम्बोले, बम्बोले, डर मुझसे। मैं डरता नहीं, मैं डराता हूँ। और क्या साले क्या फर्जी बाबा बना फिरते हैं? अब मैं डराऊंगा कैसे? डराना है? चल मेरे साथ चल। अरे चल ना, मैं बताता हूँ तुझे किसको और कैसे डरा। नहीं 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 चल नहीं। चल ना। सर, आरोही के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है और ये नंबर किसी आलिंद नाम के लड़के का है। मतलब ये वही लड़का है जो बार बार आरोही को कॉल कर रहा था? जी सर। लेकिन सर, निशा के कॉल रिकॉर्ड में आलिंद का नंबर नहीं मिला और ये नंबर पलवल के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। हाँ राना बोलो। आलिंद के घर पे तो ताला लगा है सर। मतलब उसका आरोही के मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए फरार हो गया। उस तक पहुंचने की कोई लीड? आलिंद के आसपास में इंक्वायरी की तो पता चला उसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन एक बात है सर, आरोही का मर्डर हुआ 4 दिन पहले और आलिंद का घर पिछले 2 महीने से बंद है। लेकिन आलिंद का फोन आरोही के मर्डर वाली रात तक फरीदाबाद में एक्टिव था और उसका घर है पलवल में। मतलब पिछले 2 महीने से वो फरीदाबाद में रह रहा था। मामला कुछ अटपटा लग रहा है। एक काम करो राना, निशा से बात करो, देखो आलिंद के बारे में क्या बोलती है। सर, इसको मैंने कहीं देखा है। ये तो ऑटो वाला है।
ऑटो वाला? हाँ, मैं और आरोही अक्सर इसके ऑटो से कॉलेज से घर आते थे। तो क्या इसने कभी आरोही के साथ कोई बदतमीजी नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो तो ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। हाँ, पर एक बात है, हम जब उसके ऑटो में होते थे ना, तो वो मिरर से हमें देखने की कोशिश करता था। सर, फरीदाबाद के ऑटो स्टैंड पे हमने आलिन के बारे में पता किया। वो वहाँ 2 महीने पहले से ऑटो चला रहा था और आरोही के मर्डर के बाद से ही गायब है। वो फरीदाबाद में कहाँ रह रहा था, किस किस से मिल रहा था, कुछ तो पता चला होगा? नहीं सर, यहाँ उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हैरानी की बात तो यह कि आलिंद एजुकेटेड था, बीटेक कर रखा था उसने। पलवल से पढ़ा लिखा लड़का जिसका पलवल में अपना खुद का घर था, वो फरीदाबाद में ऑटो चलाए। ऐसा कोई पागल प्रेमी कर सकता है। ये जरूर आरोही से एक तरफा प्यार करता होगा और उस रात इसने आरोही से अपने प्यार का इजहार किया होगा। और मतलब सर, वो कोफ्त इस सिर्फ आशिक आलिंद की थी? कोफ्त, जब प्यार मोहब्बत की हो तो कभी कभी उसके साथ जुर्म भी दस्तक देता है, और ये दस्तक आरोही को रोजाना मिल रही थी। चूक आरोही के माता पिता से भी हुई थी और आरोही से भी हुई थी। ये चूक क्या थी, क्यों हुई थी, ये एक बड़ा सवाल था। इसका जवाब उस वक्त हमारी सोच से परे था। उस वक्त हम आलिंद को ढूंढ रहे थे और तभी एक साथ कई और अपराध इस केस की फहरिस्त में जुड़ने को तैयार खड़े थे। सुनिए, आपने मेरे भाई जग्गी को देखा क्या? भाई देना यार। ये चाहिए? जा पहले पैसे लेकर। भाई बोलता हूँ ना, अगली बार दे दूंगा पैसे। पहले पैसे लेकर आ। बोल रहा हूँ ना, अगली बार दे दूंगा पैसे तेरे को। बोल रहा हूँ ना, अगली बार दे दूंगा पैसे। देना यार। भाई मेरे को क्यों नहीं दे रहा है तू? देना यार। अबे रुक तो, रुक। मारेगा उसे, मर्डर बनेगा। मुझे मार, मार मुझे। चल यहाँ से। सर, आरोही की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। इसका रेप भी किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 9-10 सूत लंबी लोहे की कील जैसी किसी नुकीली चीज को इसकी बॉडी में 5 इंच गहराई तक बार बार घोंपा गया। मौत की वजह एक्सेसिव ब्लीडिंग। 9-10 सूत मोटी नुकीली चीज, ये ऐसा क्या हो सकता है जिसे मर्डर वेपन बनाया गया? बोला तुम क्या साहब? मजदूर लोगों का जरूरत है, दो। कौन आएगा? साहब 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 साहब, जो दिहाड़ी दोगे काम करूंगा। काम की बहुत जरूरत है साहब। सर, एक बंदे को 2 ही लोग चाहिए थे। साहब, मुझे, जो दिहाड़ी 2 ही दो लोग चाहिए थे। साहब, जो दिहाड़ी दोगे सर, काम की बहुत जरूरत है साहब। काम चाहिए? तेरी हालत ना चौराहे पर भीख मांगने वाले जैसी हो रही है, तो मेरी बात मान, तेरी ये सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। करना क्या होगा सर? अरे मैं बताता हूँ ना। अरे ओ छछुंदर, जल्दी ते 2 गिलास शरबत बना दे। 2 नहीं, 1 ही। अरे मैं पिला रहा हूँ ना यार, मौज कर। क्या देख रहा है, जल्दी करना। देख, मैं तेरी फटी किस्मत सिलने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ना तुझे तेरी ये ईमानदारी और ये शराफत छोड़नी। चुप, चुप। देख, इतना से कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर मेरे साथ रहेगा ना तो ऐश करेगा। आरोही की बॉडी पर जिस मोटाई का घाव थे, उसके हिसाब से आइस ब्रेकर सबसे नजदीक वेपन है। हो ना हो किलर ने आइस ब्रेकर का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सर, ना तो क्राइम सीन के आसपास से हमें ऐसा कुछ मिला और ना ही आलिंद के घर से। राणा, इस एरिया में जिन जिन हार्डवेयर शॉप पर आइस ब्रेकर मिलते हैं, सब पर आलिंद की फोटो घुमाओ। ये झूठ मूठ का दुखी होने का नाटक मत कीजिए, सब आपका दोष है। आपने कभी मेरी आरोही पे भरोसा नहीं किया। वंदना, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती?
अरे मेरी आरोही नहीं रही, और ये गलती नहीं गुनाह है। सिर्फ वो लड़के ने नहीं मारा मेरी आरोही को, उसकी मौत के जिम्मेदार आप भी हो। वंदना, आप भी हो। दर्द हो रहा है भैया, मुझे माफ कर दो भैया। सारा खाना गिर गया, घर में फूटी कोड़ी भी नहीं है। पर वो लंबरदार तो आपको काम दिला रहा था ना भैया। नंबरदार अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ नहीं करना काम हमें। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तू परेशान मत। पैसा है हमारे पास भैया, आज बहुत बख्शिश मिली मुझे, सबको मैंने बहुत हंसाया, बस आपको दुख पहुंचा दिया। अरे वाह, बड़ा प्यार व्यार हो रहा है यार, थोड़ा प्यार हमें भी कर लो। कहाँ है तेरा वो लंबरदार? भैया हमें नहीं पता कहाँ है। अच्छा, मालूम नहीं तुझे? मालूम नहीं इसे लंबरदार कहाँ पे? अरे भैया नहीं नहीं भैया, अरे भैया 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 मारो मत भैया, फेंक दूंगा तेरे को, चल। भैया भैया नहीं अरे भैया नहीं अरे बाप कुट्टू पकड़। डरो मत भैया, मैं हूं ना। हटो हटो हटो। सर, इसके पॉकेट में तो कुछ भी नहीं। लेकिन मारने का तरीका सेम है, जैसे आरोही को मारा गया। इसे भी किसी पतली और नोकीली चीज से घोप घोप कर मारा गया है। सर यहाँ भी उसी तरह का बियर कैन मिला है जैसा आरोही की लाश के पास से मिला था। मतलब साफ है, आरोही और इसका किलर कोई एक ही है। सर इस आदमी के बारे में पता चला है कि इसे अक्सर लेबर चौक के आसपास देखा गया था। लेबर चौक? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, हम लेबर चौक जाते हैं। सर देखो आसपास पता करो, कोई जानता है क्या? इसको पहचानते हो क्या? शरबत पिलाऊं साहब? नहीं। इसको जानता है? हाँ साहब, ये तो लंबरदार है। लंबरदार? हाँ, लोग इसको यही बुलाते हैं। इसका असली नाम तो हमको नहीं मालूम है। इसके बारे में कुछ और जानता है? ये कहाँ रहता था? इसका कोई दोस्त, रिश्तेदार? इतना तो मैं इसको नहीं जानता साहब। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले ये आदमी यहाँ आया था और इसके साथ एक और लड़का था, यहाँ खड़ा था वो। फिर बीच में एक बहरूपिया आया, वो डराने लगा सबको। फिर दो लोग आए और मारने लगे इनको। अच्छा, लंबरदार के पीछे जो दो लोग भागे थे वो कौन थे? नहीं साहब, इतना तो मुझे नहीं मालूम। और लंबरदार के बारे में साहब, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब। ये वही बहरूपिया है साहब, ये वही है साहब। ए रोक, इधर आ। ए, पकड़ो इसको।
जाओ उधर जाओ। उधर तो नहीं मिला, तुम्हें मिला क्या? नहीं साहब, हाथ नहीं लगा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नाना, इस बेरूपिया का हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है। इसे हमें देखते ही भागना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है लंबरदार के मर्डर से इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और पता करो आरोही और अलन से इसका कोई कनेक्शन है क्या? हेलो हेलो हेलो, मैं आरोही की फ्रेंड निशा बोल रही हूँ। हाँ निशा बोलो। सर, मेरी जान खतरे में है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। सर, यही वो जगह है। मैं कल रात उधर से आ रही थी तो कोई मेरा पीछा कर रहा था, फिर अचानक किसी ने मेरी तरफ बियर की कैन फेंकी। सर, किसी तरह मैं जान बचा के घर गई, वरना वो मुझे भी मार देता। कौन था वो? ये आलिंद? नहीं पता सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। हो सकता है वो आलिंद है, पर सर वो जब मेरा पीछा कर रहा था ना तो कुछ अजीब सा श्लोक बोल रहा था। वो श्लोक? कैसा श्लोक? कौन सा श्लोक? कुछ समझ नहीं आया, कुछ तो अजीब ही बोल रहा था वो। सर, मुझे लगता है जो आरोही को मारा है वो मुझे भी मारना चाहता है। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। निशा, तुम बेफिक्र रहो, हमारा एक कांस्टेबल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे घर के बाहर भी रहेगा। थैंक यू सो मच सर। पैसे खत्म हो गए तो घर याद आ गया। तेरे चक्कर में मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। अरे तुझे जो करना है कर, लेकिन जा तू। अरे नहीं चाहिए ऐसा भाई। मैं जानता हूँ दीदी, मैं आपको बहुत दुख देता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा खुद पे बस नहीं चलता। मैं बहुत बुरा हूँ दीदी, मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे मारो, मारो दीदी, मुझे मारो। क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जाने दूंगी जग्गे, दीदी मुझे जाने दो, नहीं जाने दूंगी। मुझे जाने दो दीदी, जग्गे मुझे मत रोको दीदी। नहीं जाने दूंगी अंदर। मुझे जाने दो दीदी, मुझे जाने दो। चल अंदर, मैं जानती हूँ तेरा तुझे बस नहीं चलता, पर सब ठीक हो जाएगा। तू समझता क्यों नहीं? मैं तुझे इस बार नहीं जाने दूंगी। क्या जरूरत थी पुलिस को देखकर भागने की? हमने कोई गलत काम किया जो हम पुलिस से डरेंगे? आपको तो पता है ना भैया, हमको पुलिस को देख के बहुत डर लगता है। और वो याद है ना गांव में हमारे साथ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? सर, हार्डवेयर की कई दुकानों में पता किया मैंने, आलिंद ने कहीं से भी आइस ब्रेकर नहीं खरीदा था। सर, गोले वाले ने ये बहरूपिया और ये दूसरे आदमी का स्केच बनवाया है जो लंबरदार के साथ थे। लेकिन सर, गोले वाले को उन दोनों आदमियों का चेहरा ठीक से याद नहीं है जिन्होंने लंबरदार के ऊपर अटैक किया था। ये आदमी और ये बेरूपिया दोनों के स्केचेस सर्कुलेट करो, कैसे भी करके पता लगाओ इनके बारे में और आलिंद के बारे में भी। सर, सर, लंबरदार का असली नाम रघुवीर है, हिस्ट्री शीटर था ये। चोरी के केस में 2-4 बार अंदर भी जा चुका है। इसके गैंग में 2 मेंबर और हैं, पिंटू और भोलू। उस गोले वाले को हमने पिंटू और भोलू की तस्वीर दिखाई, तब उसने पहचाना कि इन्हीं दोनों ने उस दिन रघुवीर पर अटैक किया था। वो बेरूपिया और उसके साथ जो दूसरा लड़का था, उन दोनों का पिंटू और भोलू से क्या कनेक्शन है? सर, ना तो इनके आपस में कनेक्शन का पता चला है और ना ही आलिंद का इन दोनों हत्यारों से कनेक्शन का पता चला है। सर, ये रघुवीर पेशेवर क्रिमिनल था, इसके गैंग में 2 लोग भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों लूट के इरादे से हत्या करते हों? आरोही को भी लूटा गया था, लेकिन रघुवीर को आपसी रंजिश के चलते मार दिया हो इन दोनों ने। हो सकता है, लेकिन निशा ने बताया कि उस पर हमला करने वाला अकेला आदमी था। रघुवीर के गैंग में 2 आदमी थे, इस बेरूपिया के साथ भी एक लड़का था। इनके अलावा सिर्फ आलिंद ऐसा है जो अकेला था। इन सबके साथ साथ आलिंद को भी ढूंढो,
तभी जाकर इस केस की गुत्थी सुलझेगी। सर साला अपने हिस्से के 4 लाख दबोच कर मरा है वो लंबरदार। पता करना पड़ेगा पैसा कहाँ छुपाया उसने। भोलू भाई बाहर निकले तो पुलिस दबोच लेगी, कुछ टाइम यहीं रुकते। सर मुहीराबाद में एक मर्डर केस सामने आया है। इस आदमी को भी वैसे ही मारा गया जैसे आरोही और लंबादार रघुवीर को मारा गया था, और इस आदमी की डेड बॉडी के पास भी सेम बियर कैन मिला है। ये किलर अब फरीदाबाद से मुहीराबाद पहुंच गया। कहीं ये सीरियल किलर तो नहीं? शाना सर, इन तीनों मर्डर्स में एक चीज कॉमन है। क्या सर? ये देखो, इन तीनों के पैर में काला धागा बंधा है। ये बात हमने पहले नोटिस नहीं की। इसका मतलब किलर विक्टिम्स के पैर में पर्पसली काला धागा बांधता है। करेक्ट। इन तीनों मर्डर्स का किसी ना किसी तंत्र से कनेक्शन जरूर है। हो सकता है तीनों विक्टिम्स का किसी तांत्रिक के आना जाना हो। शाना एक काम करो, आरोही के पेरेंट्स से फिर से बात करो और पता करो कि आरोही का या उनका किसी तांत्रिक से कोई कनेक्शन है क्या। नहीं सर, आरोही के पैर पे कभी कोई काला धागा बांधा नहीं था। और हमारा और आरोही का कभी तांत्रिक के पास आना जाना नहीं रहा। एक्सक्यूज मी। हाँ सिंह बोलो। सर उस बहरूपिये के बारे में पता चला है। वो अपने भाई के साथ एक झोपड़पट्टी में रहता है, लेकिन अभी दोनों भाई घर पे नहीं है। ठीक है। काफी तोड़फोड़ हुई है। हाँ सर। सर आसपास के लोगों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले रघुवीर के आदमी ने दोनों भाइयों को जान से मारने की कोशिश भी की थी। सर उसके बाद से ये दोनों भाई कहाँ गायब हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है। और सर एक और बात पता चली है, इन दोनों भाइयों के यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट का भी आना जाना था। उस प्रोस्टिट्यूट को मैंने थाने बुलवा लिया है। साहब अगर कुछ पूछना था तो वहीं पूछ लेते, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? जो पूछा गया है उसका जवाब दो। हाँ साहब, मैं जाती थी उस लड़के के पास, लेकिन वो लड़का था भी कि नहीं ये मुझको डाउट है। तुम उस बेरूपिये की बात कर रही हो? हाँ साहब, एकदम नौटंकी था वो। पैसा देता था मुझे, लेकिन मेरे साथ ही नहीं सोता था। ये कपड़ा नहीं, तुमको पैसा दिया ना, अब तुम पूरी रात मेरा कर्तव्य देखोगी। हाँ साहब वो नाच नाच के मुझे अजीब अजीब से करतब दिखाता था, लेकिन उसका भाई चुपचाप बाहर बैठा रहता था। सुन बे, तेरे भाई ने तो कुछ नहीं किया, तू करेगा क्या? और वैसे भी रात भर तो अरे अतरंगी थे दोनों भाई। ठीक है, तुम जा सकती हो। बड़ी अजीब बात है राना, ये दोनों भाई प्रोस्टिट्यूट को अपने पास बुलाते थे, लेकिन इसके साथ कुछ करते नहीं थे, जबकि आरोही के साथ रेप हुआ था। Amanti, amanti, nirvya, amanti, 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 nirvya, amanti, 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 nirvya, amanti, amanti, nirvya, amanti, amanti, nirvya, amanti, amanti, nirvya, amanti. सर पहले दो मर्डर फरीदाबाद में, पिछला मर्डर मुहीराबाद में, और अभी एक मर्डर पलवल में। मोडस ऑपरेंडी भी सेम ही है सर। बॉडी के पास बियर की कैन और पैर में काला धागा बंधा है। क्या हो गया? ये मेरे पति है, वो अक्सर रात को लेट घर आते हैं। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं। आपके पति की तरह कई और लोगों के भी मर्डर हुए हैं, जिनमें ये हमारे सस्पेक्ट हैं।
इनमें से आप जानती किसी को? नहीं सर। राना, मुझे लग रहा है वो औरत हमसे कुछ छुपा रही है। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि वो इन सस्पेक्ट्स में से किसी न किसी को जानती है? हो सकता है। आई थिंक वो किसी डर की वजह से छुपा रही है। उस औरत और उसके पति के बारे में सब कुछ पता करो। सर ऋषिकेश के मर्डर से पहले तक हम ये मानकर चल रहे थे कि ये केस किसी सीरियल किलर से जुड़ा था, जिसमें तंत्र मंत्र, प्यार मोहब्बत सब एंगल्स नजर आ रहे थे। पर उन हत्याओं के पीछे एक कोफ्त, एक रंज थी, और ये कोफ्त और ये रंज किसकी थी ये हम उस वक्त नहीं समझ पा रहे थे। साइको लवर आलिंद, बेरुपिया रंजीत, उसका भाई कौशल, हिस्ट्री शीटर रघुवीर के आदमी, हम सबको ढूंढ रहे थे। लेकिन उन हत्याओं का मकसद क्या था, उन्हें अंजाम तक पहुंचाने वाला कौन था, ये तब एक बड़ा सवाल बना हुआ था। सर, अपने खबरियों से आलिंद के बारे में एक टिप मिली है। वो पलवल में देखा गया और वहां के एक घर में छिपा हुआ है। उठा लो। सर, ऐसे कब तक भटकते रहेंगे भैया? चलो फरीदाबाद में अपने झोपड़े पे चलते हैं वापस। आप सही कह रहे थे, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम डरेंगे नहीं किसी से। तू परेशान मत हो, जाए कैसे घर, अभी वो देख। कहाँ जाना है? फरीदाबाद। अरे आ जाओ, बैठ जाओ, भाड़ा बस का ही दे देना। आ जाओ आओ तो। तू ना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तूने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद रिक्शा चलाने लगा, और ये मंत्र मंत्र कहां से सीखा तूने? कौन सा मंत्र साहब? अब बोल। मैं तो आरोही के लिए पागल था साहब। उसको देखने के लिए ऑटो चलाने लगा, उसको फोन करके गिफ्ट देके उसका हाँ का इंतजार करता था साहब। लेकिन वो साहब डर गया था साहब, डर गया था। मैं जानता था कि आप लोग मुझे ही पकड़ोगे, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया साहब। नहीं बोलेगा सर, ऋषिकेश नाम के जिस आदमी की लाश हमें पलवल हाईवे पे मिली थी, उसके बारे में पता किया मैंने। वो आदमी उस औरत का दूसरा पति था। दूसरा पति? जी हाँ सर। उस आदमी की खुद की अपनी एक फैमिली है बल्लभगढ़ में, पर वहां भी वो रहता नहीं था, कभी कभी मिलने के लिए आता था। सर, आलिंद नहीं उगल रहा है कि उसने किसी का भी मर्डर किया है। उसका कहना है कि वो आरोही के अलावा किसी भी सस्पेक्ट या विक्टिम को नहीं जानता है। हेलो, व्हाट? सर ये देखिए, ये तो वही बेरुपिया लग रहा है, और ये भी उसी मोडस ऑपरेंडी से मारा गया है। लेकिन इसके पैर में काला धागा नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इसका मर्डर करने के लिए उस किलर की मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया? हम तो अब तक इसी को सस्पेक्ट मानकर चल रहे थे। अब इसका मर्डर किसने किया होगा? इसे और इसके भाई कौशल को रघुवीर के आदमी मारने आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कौशल का भी मर्डर हो गया? आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? मैं तब तक ऋषिकेश की बीवी से मिलकर आता हूं। ये देखिए।
सर जो औरत इस घर में रहती थी वो ऋषिकेश के मर्डर के बाद से ही गायब है, और पड़ोसियों से पता चला है कि वो बहरूपिया और उसका भाई दोनों यहाँ आए थे। वो दोनों इस औरत से मिलने ही आए थे। क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों का इस औरत से? सर लोगों को उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है। ये आदमी इस औरत का पहला पति होगा और ये दोनों इसके बच्चे। रतन फोटो स्टूडियो, बल्लभगढ़ का एड्रेस है। तू मां नहीं है, तू लायर है टायर। तेरे पास नहीं आना चाहिए था मैं। ठूस लो और फटाफट चलते बनो। तू मां है हमारी, तू हमसे? मां नहीं हूं मैं तुम्हारी, तुम दोनों मेरे दुश्मन हो, दुश्मन। फटाफट खा के निकलो यहाँ से। नहीं जाएंगे जब तक हम तेरे उस नए पति से नहीं मिल लेते। तेरी वजह से ऋषिकेश जी, तेरा छोटा बेटा भी तो मरा है वहां। रंजीत के लिए आंसू नहीं निकले तेरे। बोल मुझे, बोल। सुनो जी साहब। ये होशियार का घर है ना? हाँ साहब, घर तो यही है, लेकिन उसका तो काफी टाइम पहले मर्डर हो गया था। गांठ खुल रही है उसकी, बांध। हाँ, बांध उसको ठीक से। हाँ हाँ, जल्दी बांध। मैं खोलती हूँ तुझे। छोड़ 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 दिया, ये देख, छोड़ दिया, छोड़ दिया। साहब यही है रश्मि का घर। हाथ खोलो इसके। किसने बांधा तुम्हें? साहब मेरी बहन। बहन कौन? रश्मि? हाँ साहब। कहाँ है वो? इसने मुझे 2 बार विधवा बनाया। पहली बार अपने सगे बाप होशियार जी को मार डाला, फिर ऋषिकेश जी को भी मार डाला। लेकिन रंजीत को कौशल ने नहीं मारा था, उसको ऋषिकेश अंकल के बेटे ने मारा था, बदला लेने के लिए। कहाँ जाना है भाई? छोड़ दूं? वो कौशल को भी मारना चाहता था सर, लेकिन कौशल किसी तरह से बच गया और मेरे पास आ गया। कौशल और उसके परिवार से रिश्ता क्या है तुम्हारा? सर हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था सर कि वो रंजीत के लिए इतने सारे लोगों को मार देगा। रंजीत के लिए? हाँ, मैंने रंजीत के लिए अपने बाप को मारा था। मैंने उस लड़की को भी मारा। उसने और उसकी दोस्त ने मेरे भाई को। मजाक करके बहरूपिया बन के अपना पेट पालता था, लेकिन वो लड़की। तो फिर रघुवीर को क्यों मारा? रघुवीर के गैंग के लोग उससे अपना हिस्सा चाहते थे। उसने सबका हिस्सा मार लिया और उसके गैंग के लोग हमारे घर में आके हम दोनों को मारने लगे। हम वहां से जैसे तैसे करके भागे और हम जाकर रघुवीर के घर में छिप गए। हम दोनों उसके घर में छुप तो गए, लेकिन मेरे अंदर आग जल रही थी, तो मैं अपने अंदर की आग बुझाने के लिए उस लड़की को मारने चला गया और वो बच गई। मैं वापस रघुवीर के घर आया तो देखा मुईराबाद में मैंने जिस आदमी को मारा,
ये वही आदमी था जिसने बचपन में पुलिस स्टेशन में मेरे भाई की चड्डी उतारी थी। ये अंदर से भी लौंडिया तो नहीं है, देखा जाए क्या? और फिर मैंने अपने सौतेले बाप को भी मार दिया। उसकी वजह से हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी और उस दिन उसने हम दोनों को जलील भी किया था। पूजा, खाना क्यों दिया कुत्तों को? फिर मेरे सौतेले भाई ने अपने बाप का बदला लेने के लिए मेरे भाई रंजीत को मार दिया। ये बोल, सबके पैर में जो काला धागा बंधा होता था उसका क्या चक्कर है? साहब, वो धागे मैंने ही बांधे हैं। जब मैं छोटा था ना तो मैंने अपने बाप को मार दिया था, तो मुझे एक बाबा ने प्रायश्चित कराया और बोला तू किसी का भी खून करेगा ना तो बस ये मंत्र पढ़ देना, यमन धमंग धमंग यंदनी निर्भया। रंजीत की हत्या ऋषिकेश के बेटे सुनील ने की थी, जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया था। रघुवीर गैंग के दोनों अपराधी अभी तक फरार हैं, पर इस केस के प्राइम एक्यूज कौशल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उसका बचपन ऐसे वैशी माहौल में गुजरा था जिसने उसका जीवन ही कुंठित कर दिया था, और जब उसने अपने पिता की हत्या का प्रायश्चित करना चाहा तब वो एक ढोंगी तांत्रिक के अंधविश्वास का शिकार हुआ। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें रश्मि पर हुए अत्याचारों का पता चला और अदालत के फैसले पर रश्मि के भाई जग्गी को रिहैब सेंटर भेज दिया गया। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सबा, मेरा पर्स चाबी दो। हिना, ये लो बेटा प्रसाद। ख्याल रखना, ठीक है? अपना ढोंग ना अपने पास रख। फेंक इसको, फेंक। आज के बाद ना मेरी बच्ची को आग उठा के भी देखा है। शर्म नहीं आती? आप कैसे बात करते हुए? तमीज तुम्हारी बीवी को नहीं है? पहले तो तुझे काफिर बना दिया, अब मेरी बच्ची के पीछे पड़ी है। जबान संभाल के बात करो, वरना क्या? असलम, तमीज से। भाई है वो तुम्हारा। वाह, और ये तो चचेरे भाई है, आप तो मेरे सगे भाई है। आप कुछ क्यों नहीं कहते? कहने लायक छोड़ा है तुमने। छोड़ा है कहने लायक। अरे तुम्हें तुम्हारी बीवी को समझाना चाहिए, ये छोटी सी बच्ची को ये सब। अरे गलती हो गया मुझसे, ऐसे जान लोगों के बीच में रहना सबसे बड़ी गलती है मेरी। तो निकल ना, तू निकल यहाँ से। और तुझे देख के ना मेरा खून खौलता है, खून। ख्याल रखना कहीं ये खून हमेशा के लिए ठंडा ना हो जाए। हिना, बेटा अच्छे से साफ करो, ऐसे ऐसे चाची। हाँ मेरा बच्चा। सलाम चाचू। हिना, तुम अपना काम करो बेटा। अरे आ रही हूँ बाबा। कितना टाइम लगाती हो तुम? किचन में थी ना। क्या कुछ भूले क्या? अरे मेरा बटुआ कहीं मिल नहीं रहा है, आधे रास्ते से आना पड़ा मुझे। तो यहीं कहीं होगा ना। देखो तुम ही देखो। हाँ भूल गया मैं। अरे कहाँ रख दिया मैंने? सुनो, मैं कमरे में देखता हूँ, ठीक है? हाँ। तुम यहाँ ढूंढो। पोस्टमैन। ज्योति, बटुआ घर में नहीं है, लगता किसी ने मार लिया। क्या हुआ? क्या ये? तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट। क्या है ये सब? हाँ, किसने किया ये सब? मुझे डेथ सर्टिफिकेट भेज दो, मुझे। अल्लाह करे तुम सबको दोज़ख नसीब हो। छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम अपने मायके से वापस कब आ रही हो? मैं अपना ख्याल रख ही रहा हूँ। हाँ, लेकिन घर पे कोई होना चाहिए ना कट कट करने के लिए। आ जाओ अब जल्दी। चलो चलो, रखो फोन। बाय 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 बाय। सर, एक आदमी आया है अपना ही डेथ सर्टिफिकेट लेके। क्या साहब? देखिए साहब, किसी ने मेरे नाम का डेथ सर्टिफिकेट भेजा है साहब। ये तो नकली है। इस पे यहाँ पे एक स्टैंप होना चाहिए, वो स्टैंप नहीं है। और डेट देखो, 1 महीने बाद की डेट डाली है। साहब मैं जानता हूँ किसने किया साहब, ये ना उस मुजाहिद का काम है साहब। उसे कसम खाई हुई है साहब, मुझे चैन से जीने नहीं देगा। क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी है उसकी तुम्हारे साथ? असलम भाई। हाँ, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर नहीं जा सकते मतलब? मुजाहिर भाई ने मना किया है। क्या? आपको अंदर ना आने दो। अरे समझा करिए। तू मुझे रोकेगा? अरे मना किया। क्या मजाक हो रहा है भाई? मुजाहिर भाई क्या मजाक है ये?
मजाक नहीं सच है। अब तू यहाँ काम नहीं कर सकता। मैंने मना किया था ना उस औरत से निकाह करने के लिए। अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, समझ में आया तेरे? चल निकल। ऐसे कैसे आप मुझे यहाँ आने से रोक सकते हैं? ये सब कुछ मैंने बनाया, मैंने। और इसमें पैसे मैंने लगाए हैं। जो तू काम करता था उसका मेहनताना मैंने तुझे दिया है, समझ में आया तेरे? चल चल निकल। मैं आपका नौकर नहीं हूँ। जितनी दुकान आपकी है ना उतनी मेरी है। बराबरी की बात करता है। चल चल निकल, बाहर निकाल इसको। चल। ये अच्छा नहीं कर रहा हूँ। अरे साहब हो रहा, चल चल बाहर। सब जब से मैंने ज्योति से निकाह किया जबरदस्ती का पकड़ ले रहा मुझसे, और तो मेरा किससे बटवा मार लिया साहब। तो उसकी कंप्लेंट लिखवाई है? नहीं सर, देखिए सर, पहले बटवा फिर ये डेथ सर्टिफिकेट, ये वो कह रहा है साहब। सर ये माटुंगा पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया गया। साहब मैं कह रहा हूँ साहब, ये उस मुजाहिद का काम है साहब। ये उसका धमकी देने का तरीका है साहब, मैं बोल रहा हूँ। आपको लगता है आपकी जान को खतरा है? तो और क्या साहब, मतलब हो भी सकता है साहब। कंप्लेंट लिखवानी उसके खिलाफ? हाँ साहब। गायकवाड़ तकरार नोंदणगंज, जाइए जाइए। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे पुलिस करियर में मैंने कई तरह के केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि एक इंसान अपना ही डेथ सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आया था। असलम बहुत ही परेशान था और परेशान होने की सारी वजहें उसके पास थी। क्या ये एक मजाक था या फिर एक धमकी या होने वाले अपराध की दस्तक? जब ये केस मेरे पास आया तब मैं नायगांव पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था और इस केस को सुलझाने की जितनी कोशिश हम कर रहे थे ये केस उतना ही उलझता चला जा रहा था। सर माटुंगा पोस्ट ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। बाहर जहाँ पोस्ट बॉक्स है वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं और वहाँ काफ़ी लोग आते जाते हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस मुजाहिर के बारे में कुछ पता चला? सर उसके घर गए थे, उसकी बीवी ने कहा कि वो वडोदरा गया हुआ है। वडोदरा? नमस्कार, नायगांव पुलिस स्टेशन। क्या आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो बोलिए। सर 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 अभी अभी किसी का फोन आया था, वो बोला कि पुलिस स्टेशन में बॉम्ब है। क्या? गायकवाड़ एक काम करो, बॉम्ब स्क्वाड को तुरंत फोन लगाओ। कर दे, पुलिस स्टेशन रिकामा करा, विदाउट पैनिक सबको बाहर निकालो। हाँ सर। चलो सब लोग बाहर चलो। चलो चलो बाहर चलो। अरे चलो निकलो मैडम, बाहर चलो, बाहर निकलो। हेलो, हाँ बॉम्ब स्क्वाड। सर अंदर कोई बम नहीं है। थैंक यू। गायकवाड़ पता करो ये फोन किस नंबर से आया था। सर इसी होटल के नंबर से फोन आया था। या काउंटर पे तुम बैठते हो? जी कहिए। यहाँ से पुलिस स्टेशन पे कॉल तूने किया था? नहीं साहब, ये रेस्टोरेंट तो मेरे भाईजान का है, गले पर वही बैठते हैं, मैं तो बस आता जाता रहता हूँ। कौन है भाईजान, बुलाओ। कौन है सजाद? हाँ अरे सर आप लोग यहाँ पर? ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है? जी सर। तो हमारे पुलिस स्टेशन पे बॉम्ब का झूठा कॉल तुमने किया था? नहीं सर। हाँ बॉम्ब नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ काउंटर पे तुम नहीं बैठे थे? हम मैं ही था काउंटर में, लेकिन मतलब मैं रहता हूँ काउंटर में, लेकिन आता जाता रहता हूँ सर, अंदर काम रहता है कभी कभी। मैं मतलब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है? सब रेस्टोरेंट नया नया खुलवाया ना सब, तो अभी लगवाया नहीं है। गायकवाड़ क्यों चला? अरे सर ऐसे सर मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे आप हमारा सबूत निकालो। लाइट को खोल कर। सर नहीं सर, फोन करता है। मत मारो सर। एक मिनट सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं रेस्टोरेंट में था जरूर, लेकिन मैं किचन के अंदर था सब। जो उसी बीच में कोई और आके किया होगा। सब मुजाहिर का शॉप आगे ही सब। जब मैं रेस्टोरेंट में के अंदर किचन में गया होगा सब, तो आकर कॉल किया होगा सब। मैं सच बोलता हूँ। तू बात बात पे मुजाहिर का नाम लेता है? हाँ, सबसे पहले तो अपना एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट लेके हमारे पास आया, उसके बाद पुलिस स्टेशन में झूठा कॉल करता है कि इधर बॉम्ब है। हाँ तेरे क्या, हम क्या उल्लू लगते हैं क्या? गायकवाड़ इसको तब तक मारो जब तक ये सच ना बोले। मारो इसको। इसका छोटा भाई जमानत करवाने आया है। अगली बार पुलिस के साथ मस्करी नहीं, समझा ना?
चलो निकलो। गायकवाड़, वो मुजाहिर तो यहां है ही नहीं, फिर भी असलम बार बार उसका नाम क्यों ले रहा है? जरा कंफर्म करो वो मुजाहिर बाहर है या नहीं। अम्मी, मैंने पूरा पार्ट प्लान कर लिया। अब मैं खेलने जाऊँ? ठीक है जाओ, पर जल्दी आना, ठीक है? सब आप मुजाहिर, आपको बताया तो था कि वो बड़ोदरा गए हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आप ऐसी तलाशी नहीं ले सकते। सर्च वारंट और कर ले, पूरा घर चेक करो। सर सब क्या हुआ? भाभी देखिए ना, ये घर की तलाशी ले रहे हैं और बार बार इन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। सर वो घर में नहीं है। मुजाहिर का नंबर दो। नंबर क्या? बोलो नंबर। सर, मुजाहिर की बीवी का कहना है कि वो बड़ौदा गया है, और जब परसों मुजाहिर का फोन स्विच ऑफ हुआ था, उसकी मोबाइल की लोकेशन मुंबई की थी। बीवी कह रही है कि वो बड़ौदा गया है और मोबाइल की लोकेशन मुंबई में थी। कहीं सच में ये मुजाहिर असलम को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? तेरी लाश मुजाहिर की है, जिसके बारे में असलम ने बताया था। क्या? जी सर, इसके पॉकेट से इसका ये फोन भी मिला है। गला दबाकर मारा गया है और बॉडी की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद 2-3 दिन हो गए। आसपास कुछ मिला? करड़े सर, वहाँ ये पर्स मिला है। देखो गायकवाड़, हो सकता है कि कातिल का हो। सर, तो असलम का पर्स है। अरे वो सिवैया बनाई थी, हिना को बहुत पसंद है ना, इसलिए। तुझे क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो इनका फोन नहीं लग रहा है और बार बार पुलिस भी चक्कर लगा रही है। तू परेशान मत हो, कर देंगे वो फोन। बेटा, चांद चाचा को बुला के लेके आ। क्या बात है सर? ये वॉलेट तुम्हारा है? जी मेरा ही है सर, शुक्रिया। कहाँ मिला आपको सर? मुजाहिर अंसारी की लाश के पास। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब? मतलब यह है कि मुजाहिर अंसारी का मर्डर हो चुका है और इसका वॉलेट उसकी लाश के पास मिला। क्यों चला? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। इन्होंने कुछ नहीं किया। भाईजान, सच बोलो सर, मैं कुछ नहीं किया। चलो चलो असलम का अपने भाई की जान मेरी, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। तो तेरा वॉलेट उसकी लाश के पास क्या टहलने गया था? आपको तो पता है मैं वॉलेट की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया था यहाँ पर। कोई मुझे फंसा रहा। पहले वो डेथ सर्टिफिकेट, फिर बॉम्ब का झूठा कॉल, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा साहब। सब चांद भाईजान ये सब कर रहे हैं साहब, मुझे लग रहा है। अच्छा, इतने दिनों से तू मुजाहिर का नाम लेकर रो रहा था, अब चांद भाईजान। मैं तुझे बताता हूँ हुआ क्या। तूने मुजाहिर का मर्डर कर दिया, लेकिन गलती से तेरा वॉलेट वहां पर छूट गया और ये बात तुझे रियलाइज हुई। तब तूने एक प्लान बनाया। तूने अपने ही नाम का एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट खुद को पोस्ट किया और फिर तू हमारे पास आया डेथ सर्टिफिकेट और खोए हुए वॉलेट की कंप्लेंट लेकर। और उसके बाद तूने बॉम्ब का झूठा कॉल भी किया। आप लोगों ने इतना मुझे मारा, अब खुद को मार खाने के लिए खुद को क्यों फंसाऊंगा साहब? अरे मार खाया, लेकिन खून के इल्जाम से तो तू बच जाता। ऐसा है ना, बहुत शाना है तू असलम।
तू यही साबित करना चाहता था कि तुझे फंसाया जा रहा है। मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया। बोलेगा, तू सच बोलेगा। शिरके चोपा याला। सर मुझे की पीएम रिपोर्ट देखो जरा। सब पहले तार से इसका गला खींचा गया, फिर ईंट जैसी किसी चीज से इसके सर पे वार किया गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो। इस मुजाहिर की दुकान कहाँ पर? परेरा मार्केट। एक काम करो, इसके दुकान से ये पता करो कि उस दिन ये कहाँ जाने वाला था, किससे मिलने वाला था, इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या। और एक और काम करो गायकवाड़, असलम और मुजाहिर दोनों की कॉल लोकेशन निकालो और उस चांद के बारे में भी पता करो। सर तुम्हारे साहब कहाँ है? कुछ बता कर नहीं गए साहब, बोले कि 10-12 दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, तब तक दुकान संभाल लो। तुम्हारे मुजाहिर साहब और असलम, इन दोनों के बीच झगड़ा था ना? हाँ साहब, असलम भाईजान के साथ तो पंगा था ही, इधर चांद भाई के साथ भी कुछ सही नहीं चल रहा था। चांद के साथ? हाँ साहब, मुजाहिर भाई के जाने के 2 रोज पहले चांद भाई यहाँ पर आए थे। बस चांद भाई, एक सौदा पक्का हो जाए फिर तो चांदी ही चांदी है। अरे इंशाल्लाह मेरे भाई, जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। भाईजान परसों माल लेने जा रहा हूँ, तो कुछ पैसों की ज़रूरत है। देखिए अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं, इतने महीने हो गए, जो उधार था वो वापस कर दीजिए। कौन से पैसे मुजाहिर? जो आपने 5 लाख रुपए लिए थे वो। बेकार की बातें मत किया करो यार। कौन से पैसे हैं तुम्हारे 5 लाख? अरे जो 5 लाख रुपए आपने हमसे उधार लिए थे। अच्छा 5 लाख, लेकिन भाई असलम का भी तो तुम्हारी तरफ हिसाब निकलता है ना, तकरीबन 5 लाख रुपए। देखिए मेरा और असलम का हिसाब अलग है। अलग कैसे हो सकता है भाई, सगा भाई है मेरा, और पैसे का हिसाब अलग अलग। देखिए आपकी और असलम की भी दूरी बनती ना। यहाँ देखो, सगा भाई है मेरा, खून का रिश्ता है, नहीं बनती से क्या मतलब। और वैसे भी देखो, तुम उसके पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। लेकिन मुजाहिर की फैमिली और चांद की फैमिली तो मिलजुल कर रहते हैं। हाँ तो मुजाहिर भाई का चांद भाईजान के अलावा था ही कौन यहाँ, और वैसे भी वो महीने में 15 दिन तो गायब रहते थे। अब ऐसे में बीवी और बच्ची को एकदम से अकेला नहीं छोड़ सकते थे ना। सर मुजाहिर और असलम के कॉल रिकॉर्ड्स। सर मुजाहिर के नंबर पे पिछले कुछ दिनों से इस नंबर से रेगुलरली कॉल्स आ रहे हैं, और ये नंबर भी असलम के नाम पे ही रजिस्टर है, जो उसने कुछ दिनों पहले खरीदा, और फिलहाल ये नंबर स्विच्ड ऑफ। सर इसके अलावा असलम का ये जो पुराना नंबर है, असलम ने 1 महीने पहले इसकी एक डुप्लीकेट सिम बनवाई। और सर इन दोनों मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की थी जहाँ से हमें मुजाहिर की लाश मिली। इसका मतलब ये पूरा कांड इस असलम ने किया है? सर पॉसिबिलिटी तो है। सर इसके अलावा जब हम मुजाहिर के शॉप में गए थे तो उसके स्टाफ ने बताया कि चांद ने मुजाहिर से कुछ पैसे लिए थे, जो वो देने से इनकार कर रहा है। कौन से पैसे मुजाहिर? एक काम करो, इस चांद को बुलाओ, तब तक मैं असलम की खबर लेता हूँ। भाभी जान बस चुप हो जाइए। शहजाद तुम तो जानते हो ना कि हमारे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बचा लो शहजाद। भाभी जान सब ठीक हो जाए। शहजाद, ए शहजाद, वहां क्या गुस्सा हुआ, बाहर निकल। क्या भाई, कितनी बार समझाया है तुझे कि दूर रहे उससे। इस औरत का साया भी पड़ेगा ना हम पर तो पूरा का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा हमारा। भाईजान बस भी कीजिए, इस वक्त तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं किसी कातिल की मदद नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। असलम मेरा भी भाई है, आप उसकी मदद करें या ना करें, मैं जरूर करूंगा। दिमाग खराब मत कर मेरा। हेलो, तूने 1 महीने पहले अपने सिम कार्ड की कॉपी बनवाई थी? हाँ सर, वो मेरा पुराना फोन चोरी हो गया था। और तूने एक नया नंबर भी लिया था जिस नंबर से तूने मुजाहिर को फोन किया? नहीं सर, नहीं? तो वो सिम कार्ड तेरे नाम पे कैसे? वही तो साहब, मुझे खुद नहीं पता साहब कैसे। तुझे कुछ भी नहीं मालूम होता असलम? तुझे ये तो पता है ना कि उस दिन तू वहां गया था, क्योंकि तेरे मोबाइल की लोकेशन उसी जगह की है जहां पर हमें मुजाहिर की बॉडी मिली। क्या करने गया था उधर? साहब वो बहुत दिनों से मुझे एक आदमी का फोन आ रहा था, अफजल शेख नाम का। वो मेरे साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, तो उसने मुझे वहां बुलाया था साहब। तो वो तेरा अफजल शेख मिला तेरे को? नहीं साहब, मैं बहुत देर तक उसका इंतजार किया, लेकिन वो वहां पर आया नहीं साहब। कौन से नंबर से आया था फोन? लैंडलाइन नंबर से। कर दे, ऐसा फोन दे, दिखा तेरे फोन में, दिखा कौन सा नंबर है, दिखा। जी सर। सर इसका बड़ा भाई चांद है। क्या यह सच है कि तुमने मुजाहिर से 5 लाख रुपए लिए थे
और अब उसे देने से इनकार कर रहे थे। हाँ सर, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मुजाहिर ने असलम के भी तो इतने पैसे रोक रखे थे। लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हारी और असलम की बिल्कुल नहीं बनती। सर लेकिन असलम है तो मेरा छोटा भाई ना, मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, मैं बाद में दे देता सर। ये तुम्हारे बैंक डिटेल्स, इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे बैंक में अच्छे खासे अमाउंट है। मतलब पैसे तो है लेकिन तुम्हारी देने की नीयत नहीं है। हा? नहीं ऐसी बात नहीं सर। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुजाहिर तुमसे पैसे मांग रहा था इसलिए तुमने उसको मार दिया? तुम ये जानते थे कि असलम और मुजाहिर की दुश्मनी है तो असलम फंस गया और तुम्हारे दोनों दुश्मन एक साथ रास्ते से हट गए। सर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? तुम पुलिस स्टेशन में बैठे हो। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता शहर से बाहर नहीं जाओगे। जी सर, शुक्रिया सर। सर असलम तो छोटा बवाल है, उसकी जमानत करवाने। सब ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा सोचिए मत। काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। सुनो, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा घर आने में। असलम आज ना जल्दी आना, मैंने मंदिर में तुम्हारे नाम का हवन रखा है। अरे तुम क्यों इन सब चीजों में पड़ी हो? तुम देखो मेरी बात सुनो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना किसी की बुरी नजर है तुम्हारे ऊपर। देखिए मैंने ही बुलाया आप लोगों को, कोई मारना चाहता ही नहीं और आप लोग की इन्हीं में शक कर रहे हैं। एक मिनट असलम, तुमने हमें वो जो लैंडलाइन नंबर दिया था वो अफजल शेख, वो तो माहिम के किसी पीसीओ का नंबर है। सब सच में मुझे कुछ नहीं पता। अब खुद देखिए, कोई मुझे मारना चाहता है। कैसे हुआ ये सब? साहब हॉस्पिटल के पास ही एक्सीडेंट हुआ, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है साहब कि कोई आदमी समय रहते यहाँ पहुंचा गया। बहुत चोट तो नहीं लगी है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद अपना एक्सीडेंट करवा लिया तुमने? सब अगर मैं मर जाता ना इस हादसे में, तब आपको यकीन होता कि कोई मेरे साथ खेल खेला। नहीं, अब वो तुम्हारा मुजाहिर तो रहा नहीं, तुम्हारे चांद भाईजान की तो हम तहकीकात कर ही रहे हैं। तो अब कोई और ऐसा है जिसके ऊपर तुम ब्लेम डाल सको? हाँ, मेरा पहला पति पवन मोरे, वही ये सब कर रहा है। तुम्हारा पहला पति? क्यों करेगा वो ऐसा? बहुत ही घटिया इंसान है वो सर, बहुत मारता था मुझे, बहुत पीटता था। गिड़गिड़ाई मैं उसके सामने कि मुझे मेरी बेटी के साथ जाने दे, लेकिन उसने कहा कि अगर चारू को अपने साथ लेके जाना है तो वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा, और मैं उससे और मार नहीं खा सकती थी, इसीलिए डिवोर्स पेपर अपनी बेटी को छोड़ के और उससे छोड़ के मैं चली गई। उसके बाद उसने कभी तुमको परेशान किया? नहीं, 2 साल हो गए, हमारी कोई बात नहीं हुई। तो अब अचानक वो ये सब क्यों करने लगा? अगर वो नहीं कर रहा तो फिर कौन कर सकता है? कौन हमारा दुश्मन हो सकता है? उसका पुराना नंबर और पता लिखवा लो। गायकवाड़, इस पवन के बारे में पता करो, जहां पर असलम का एक्सीडेंट हुआ वहां का सीसीटीवी फुटेज निकालो और देखो इस पवन का इस सब के साथ कुछ कनेक्शन है क्या। पापा आराम से, खींच रहा है। क्या तू हमेशा भूत बन के घूमती रहती है? हाँ, ख्याल रखा करना अपना। पापा मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद से कर सकती। बहुत बड़ी हो गई ना तू। पवन मोरे जी कहिए। ज्योति को जानते हैं? हो, उसी ने भेजा ना आपको मेरी बेटी को लेने के लिए? वो मर भी जाएगी ना तो भी मैं मेरी बेटी को उसके पास नहीं भेजूंगा। बहुत मरने मारने की बातें करते हैं आप, कहीं सच में तो किसी को मार नहीं दिया? ज्योति के पति असलम पे मर्डर का इल्जाम है और हाल ही में उसका एक्सीडेंट भी हुआ, और ज्योति को लगता है कि ये सब आपने किया है या करवाया है। तो शादी कर ली उसने? अच्छा है, उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। ज्योति ने हमें बताया है कि पहले आप उसे बहुत मारा पीटा करते थे। सर जानते नहीं आप उस औरत को, बहुत ऊंची चीज है वो। और वैसे भी क्या हो गया अगर पति ने कभी थप्पड़ मार दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बहुत बड़ी बात हो गई, चलिए हमारे साथ। देखिए साहब, मेरी बच्ची बीमार है, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। वैसे मैं बहुत परेशान हूँ, आप ज्योति से जाके कहिए कोई नया तमाशा ना खड़ा करे। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? मुझे कैंसर हुआ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे। ये रही मेरी बेटी की रिपोर्ट्स।
अपनी बच्ची को देखूं या उसकी बीमारी को, डॉक्टर, दवाई, हॉस्पिटल, घर, सब परेशान हो गया हूं मैं। देखिए सर, आप प्लीज यहां से जाइए। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले ना, तो आप फोन कीजिएगा मुझे सामने से, मैं खुद आके मिलूंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर आएंगे। पर हाँ, शहर छोड़ के कहीं मत जाना। सर, जहां पर असलम का एक्सीडेंट हुआ था, वाकई सीसीटीवी फुटेज। इसका मतलब इस गाड़ी वाले ने असलम को जानबूझकर ठोका है। करड़े, ये गाड़ी का नंबर ले लो और आरटीओ से पता करो ये गाड़ी है किसकी। सर मैं पवन से मिलकर आया और उसके बारे में उसके एरिया में पूछताछ भी की। ये पवन मोरे आदमी कैसा है? खूब किरकिर कर तो साहब, तो छोटी छोटी बातों में पंगा लेता रहता है। उसका अपनी बेटी के साथ रिश्ता कैसा है? बेटी तो जान है उसकी। उसी बेटी के लिए यहाँ के बच्चों के साथ हमेशा लड़ता रहता है। वैसे वो काम क्या करता है? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अंधेरी में उसका ऑफिस है। सर उसकी बेटी को कैंसर है। मैंने इस बात को डॉक्टर से क्रॉस चेक भी किया। हाँ, उसकी बेटी चारू को कैंसर है। उसका ट्रीटमेंट पिछले 1 महीने से मेरे पास ही चल रहा है। तो उसने कहा है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है वो खुद पुलिस स्टेशन आ जाएगा। अगर इस सब में उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो सबूत तो जरूर मिलेगा, नजर रखना उस पर। सर, मैंने गाड़ी के बारे में आरटीओ से पता किया। वो गाड़ी किसी अमित की है। उसके घर जाके देखा तो वो घर में नहीं था और उसका फोन भी बंद आ रहा है। बैकवर्ड, इसका नंबर सर्विलेंस पे डाल दो और जैसे ही ऑन हो उठा लो उसको। सर, वो अमित जिसकी कार से टक्कर मारी गई थी उसका पता चल गया है। तो उठा लो उसको। सर, बोल, किसके कहने पे किया? बोल नहीं तो। सर, ये सब कुछ मैंने असलम के कहने पे किया था। तूने कहा था ना अमित को तुझे टक्कर मारने के लिए। नहीं सर, झूठ बोल रहा है, फंसा रहा है मुझे। तू इस अमित को जानता है? बिल्कुल नहीं जानता सब। तो वो तुझे क्यों फंसाएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ साहब, कोई क्यों फंसा रहा है मुझे साहब? कब से वही तो बोल रहा हूँ आपको, कोई फंसा रहा है मुझे। क्या हुआ, आप कंफ्यूज हो गए? इस केस ने हमें भी ऐसी ही उलझन में डाल दिया था। शक की सुई बार बार असलम की तरफ घूम रही थी और असलम बार बार यही कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। यह बात साफ नहीं हो पा रही थी कि क्या वाकई असलम ने यह सब कुछ किया था या किसी और ने असलम को फंसाने के लिए यह सब कुछ किया था और वही मुजाहिर का असली कातिल था। फोन तुमने किया था? जी सर। कहाँ है लाश? उधर तो। निकालो बाहर। सबसे पहले तुमने देखा था बॉडी? जी सर, मैं यहाँ से निकल रहा था तो बदबू बहुत आ रही थी तो मैंने देखा तो यहाँ लाश था। लगता है किसी जानवर ने इस बॉडी को खोद के निकाला है। जरा आसपास भी देखो, कुछ मिलता है क्या? सर, जेबें खाली हैं। बॉडी बहुत बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। लगता है 20-25 दिन हो गए। सर, ये मोबाइल मिला। लगता है ये फोन इसी का है। शायद इससे पता चल जाएगा कि ये है कौन। सर, शमशान के पास जो डेड बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉडी किसी 30 से 35 साल के आदमी की है। मौत की वजह सर पे किसी भारी चीज से वार किया जाना है। सर, स्कल फ्रैक्चर हुआ और मौत को करीब 1 महीना हो चुका है। सर, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी पता चली है कि इस बॉडी के पास जो फ़ोन मिला था वो असलम का था। सर, ये वही फ़ोन है जो उसने कहा था कि चोरी हो गया और जिसके लिए उसने डुप्लीकेट सिम बनवाई थी। असलम का फ़ोन? जी सर। इससे तो अब ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों मर्डर असलम ने किया। गायकवाड़, जरा सोचने वाली बात है।
एक आदमी किसी का खून करके अपना मोबाइल फोन वहीं पे छोड़ के चला जाता है, और ऐसी गलती वो एक बार नहीं बार बार करता है। ये कैसे पॉसिबल है? कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि कोई असलम को फंसाने की कोशिश कर रहा है? और अगर ऐसा है तो जो असलम को फंसाने की कोशिश कर रहा है उसी ने ये 2 मर्डर्स किए। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये लाश किसकी है। एक काम करो, जहां पे लाश मिली उसके आसपास के सारे पुलिस स्टेशंस में ये पता करवाओ कि क्या पिछले 1 महीने में इस एज ग्रुप के किसी बंदे की मिसिंग कंप्लेंट आई है। हमें ये तो पता चले कि आखिर वो है कौन जो असलम को फंसा रहा है। तुम्हें पुलिस ने छोड़ दिया? और क्या, आखिर पुलिस को भी मानना पड़ा कि मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं तो जानती ही थी कि तुम बेकसूर हो। सर, आसपास के पुलिस स्टेशन से पता किया, 30 से 35 साल के आदमी की कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स आई तो है। ये जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट्स आई है उन सब के परिवार वालों के डीएनए को इस लाश के साथ मैच करके देखो, पता तो चले ये है कौन। तो हमें ये भी पता चल पाएगा कि उसमें और मुजाहिर में क्या कॉमन है, और ऐसा कौन सा आदमी है जो इन दोनों को मारकर असलम को फंसाना चाहता है। और एक काम करो, असलम के आसपास जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में पता करो, उनके कॉल डिटेल्स, उनके सारे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। वो जो भी है उसके चेहरे से अब नकाब उतरने वाला है। सर, असलम के आसपास जितने भी लोग रहते हैं सबकी मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए। सर, जिस दिन हमें लाश मिली थी उसकी 1 दिन पहले ज्योति की मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की थी। ज्योति? वो वहां क्या करने गई थी? इस पूरे केस में हमारा ज्योति पर कभी ध्यान गया ही नहीं गायकवाड़। सर, वो असलम के लिए इतनी परेशान रहती थी कि कभी ऐसे लगा ही नहीं। और सर, समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो ऐसा करेगी क्यों। ये तो अब हमें वही बताएगी। चलो सर, ज्योति के न्यूड फोटो सर्कुलेट हो रही है, ये देखिए। क्या? गायकवाड़, ये जो बंदा इसके साथ है ये असलम नहीं है, क्योंकि असलम के यहाँ गर्दन पर, यहाँ पर वो काला निशान है। देखो, इस बंदे के यहाँ तो उसे कुछ भी नहीं है। सब मतलब ज्योति का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था और इसीलिए असलम को रास्ते से हटाने के लिए वो ये सब कर रही थी। और ये भी हो सकता है कि अब असलम वापस आ गया तो इस बंदे ने गुस्से में आकर ज्योति के फोटोग्राफ सर्कुलेट कर दिए। अब तो इस ज्योति से मिलना ही होगा। चलो। ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। इस छोटे से टेबल पे खड़े होकर ज्योति पंखे से नहीं लटक सकती। इसे किसी ने पहले मारा है और फिर लटका दिया है। ज्योति! 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 अभी क्यों चौंक रहा इतना? हाँ? तू नहीं मारा ना उसको? मैं क्यों भला मारूंगा मेरी बीवी को? मैं तो अभी आया सर। कैसे हो गया सर? तेरा मोबाइल दे, मोबाइल दे। ये देख, इसलिए मारा तूने तेरी बीवी को।
जो पहले 2 मर्डर्स हुए उसमें मुझे तुझ पर सिर्फ शक था, लेकिन यहाँ मुझे यकीन है कि ज्योति का मर्डर तूने ही किया है। मैं नहीं मारा सर, मैं तो अभी आया सर। और ये फोटोज मैंने पहले मैं देख चुका था सर। इसी सिलसिले में ज्योति से बात करने आया था यहाँ आकर। कैसे हो गया सर ये? गायकवाड़ घेऊन चला ज्योति का मोबाइल कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, मुझे सर मेरी बेबी मरी है सर। चला घेऊन जायला सर सर मत कीजिए सर। घेऊन जा सर मेरी बेबी सर। घेऊन जा सर ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? गायकवाड़ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। हो सर। हमें ज्योति पर शक था और अब हमारे हाथ ज्योति की लाश लगी थी। एक के बाद एक ये तीसरा मर्डर था और इन तीनों मर्डर्स के साथ कहीं ना कहीं असलम जुड़ा हुआ था। जहां हमें दूसरे आदमी की डेड बॉडी मिली थी, उस शमशान के पास ज्योति का जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि उस कातिल से ज्योति मिली हुई थी। लेकिन अब उसकी हत्या के बाद इस बात को कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये तेरी मोबाइल की लोकेशन डिटेल्स। हम तेरे घर पहुंचे उसके आधे घंटे पहले तू खुद अपने घर गया था या नहीं? क्या करने गया था? अपनी बीवी को मारने गया था ना? नहीं साहब, ज्योति का मुझे फोन आया था और वो बहुत परेशान लग रही थी, तो मैं घर गया था उससे मिलने। क्या हुआ ज्योति? तू फोन पर इतनी परेशान क्यों लग रही थी? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ असलम। हाँ बोलो। मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, पता नहीं कैसे, इसलिए मैं तुम्हें बात बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना ज्योति, क्या हुआ क्या है? हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो। क्या? एक काम करो, तुम उसको रोको, मैं अभी आता हूँ मैं। ठीक है ज्योति, वो रेस्टोरेंट से फोन था, कोई कस्टमर हंगामा कर रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ तुम ख्याल रखना अपना। जब मैं अपने रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा तो मुझे वो फोटोज मिले। वो फोटो देख कर मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैं घर वापस लौटा साहब। जैसे मैं घर पहुंचा तो आप लोग घर पर थे साहब। मैं उससे पूछ भी नहीं पाया साहब कि उसको क्या परेशानी थी साहब, उसने ऐसा क्यों किया, मैं पूछ नहीं पाया साहब। मुझे कुछ पता नहीं साहब, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है साहब। सब कुछ मैं पता करना चाहता था साहब, ये सब कुछ पता करना चाहता, इसलिए मैंने वो जासूस को पैसे भी दिए साहब। काम हो जाएगा लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये सब तेरे बहाने हैं। तूने अपनी बीवी का मर्डर किया और अब तू कहानियां बना रहा है। साहब बसों डेवायला सर, ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पहले उसे गला दबा के मारा गया और फिर उसकी बॉडी को टांग दिया गया था। तो उसके नाखूनों में किसी के स्किन फ्रैगमेंट्स मिले। उसका डीएनए असलम के साथ मैच करो और बाकी सबके कॉल रिकॉर्ड्स मुझे दोबारा ला कर दो। सर ज्योति के नाखूनों में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले थे उसके डीएनए रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसका डीएनए असलम के डीएनए के साथ करीब 50% मैच होता है। मतलब ये जो कोई भी है असलम का फैमिली वाला है। और शायद मैं जानता हूं कि वो कौन है। कब से चल रहा था तुम दोनों का चक्कर? सब ज्योति भाभी मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी और शायद भाभी जान ये बात जानती थी और तभी वो मुझसे खुद मिलने आई। मैं अपने असलम को बहुत प्यार करती हूँ और ये सब मैं सिर्फ उसी के लिए कर रही हूँ। किसी और के ऊपर भरोसा कर नहीं सकती, सिर्फ एक तुम हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ। ये सब आप क्या बोल रही हैं? वो सब मैं नहीं बता सकती, लेकिन बस इतना जान लो कि ये सब एक बार के लिए है। पूरा टाइम रोती रही, बोलती रही कि वो फिर से मुझसे कभी मिलने नहीं आएंगी। इसलिए तूने उसकी फोटो निकाली ताकि तू उसे ब्लैकमेल कर सके और उसे दोबारा बुला सके। सर फोटो मैंने नहीं निकाली साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। तूने उसकी फोटो निकाली ताकि तू उसे ब्लैकमेल कर सके, लेकिन ज्योति नहीं मानी तो गुस्से में आकर तूने वो फोटो सर्कुलेट कर दी। लेकिन बाद में तुझे डर लगने लगा कि अगर ज्योति ने ये बोल दिया तो तू फंस जाएगा और इसलिए तूने ज्योति को मार डाला। ज्योति भाभी को मारना नहीं चाहता था साहब। अब बोल। चांद भाई बहुत नाराज थे। क्या होगा भाईजान? ठीक 6-7 ये तो मर गई। भाईजान क्या हो गया मुझसे? भाईजान मैंने जानबूझ के नहीं किया भाईजान। शहजाद खामोश, सोचना तो 1 मिनट, कुछ नहीं होगा। क्यों मारा तूने ज्योति को? साहब अगर चांद भाईजान को पता चल जाता कि
मेरा और भाभी जान का चक्कर चल रहा है तो साहब वो मुझे मार डालते हैं। तो मुजाहिर को भी तू नहीं मारा? नहीं साहब, मुजाहिर को मैंने नहीं मारा साहब, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, बैकवर्ड। ज्योति ये कह रही थी कि उसने जो भी किया अपने पति के लिए किया, ऐसा क्यों कह रही थी वो? ज्योति का फोन तेरे पास है? जी सर, पर सर मैंने उसका मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। बैकवर्ड, इससे फोन ले लो और डेटा रिकवर करो, देखो उससे कुछ मिलता है क्या, और उस चांद को भी अरेस्ट करो। गाड़ी टकाला। उन्होंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो उन्हें। सर, ज्योति के फोन का डेटा रिकवर हो गया। उसके फोन में किसी बाबा के मेल्स मिले। इस बाबा ने अपने एक मेल में ज्योति को कहा था कि वहां जाके कलश गाड़े जहां से हमें वो बॉडी मिली थी। अच्छा अच्छा, इसीलिए ज्योति की मोबाइल लोकेशन हमें उस एरिया की। और जब ज्योति वहां से कलश गाड़ के निकली तब इसी आदमी ने उस गड़ी हुई लाश को थोड़ा सा बाहर निकाला होगा। लेकिन गायकवाड़, ज्योति इस बाबा को मिली कहां? सर, ज्योति को बाबा नहीं मिला, बल्कि बाबा ने ज्योति को ढूंढा था। पहला मेल इस बाबा ने भेजा। उसी ने ज्योति को किसी पराये मर्द के साथ संबंध बना के फोटो निकाल के भेजने के लिए कहा था। क्या? जी सर, और इन फोटोज को उस बाबा ने सर्कुलेट किया। उसने ज्योति से कहा था कि ऐसा करने से उसके पति के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब टल जाएंगे और उसकी बेटी की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। एक मिनट, लेकिन इस बाबा को कैसे पता चला कि ज्योति की बेटी बीमार है? एक काम करो गायकवाड़, इस मेल का सोर्स ढूंढ निकालो। सर, ज्योति को जो मेल्स आए थे काफी डाइवर्ट होके आए थे, इसलिए ओरिजिनल सोर्स का पता नहीं लग पा रहा। देखो, असलम तो ये कर नहीं सकता क्योंकि असलम हमारी कस्टडी में था। ज्योति मर चुकी है और शहजाद और चांद का भी ये कहना है कि मुजाहिर की मौत के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब गायकवाड़, अब एक ही आदमी बचता है। आप लोग? सर्च वारंट गायकवाड़ कर दे, कमाल लगा। सर, बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट। सर, बोला ना मेरे घर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर, इसका लैपटॉप। चलो, ये है तेरे लैपटॉप का डेटा। तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना? ज्योति को वो सारे मेल्स तूने ही भेजे थे ना? हाँ सर, मैं मानता हूँ मैंने ही ज्योति को बाबा बन के मेल्स किए थे। तेरी बेटी चारू, उसको कैंसर है ही नहीं। तूने हमसे भी झूठ बोला और डॉक्टर से भी, है ना? हमने लैब से पता कर लिया। हाँ सर, मानता हूँ। तो अब ये भी मान ले कि ये सारे खून भी तूने किए। खून? नहीं सर, मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। अच्छा, कर दे, घेऊन या। बोल रहे, जानता है क्या इसको? हाँ सर, इसी आदमी ने मुझे पैसे दिए थे असलम को उड़ाने के लिए। नहीं सर, सच बता दो सर, सच बता दो सर। हाँ सर, मैं मानता हूँ मैंने ही असलम को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया। सबसे पहले मैंने असलम का मोबाइल चोरी करवाया, फिर एक अनजान आदमी को मारकर गाड़ दिया और असलम का मोबाइल भी वहीं छोड़ दिया। उसकी लाश को मैंने ज़्यादा अंदर गाड़ा नहीं था, ऊपर ऊपर ही रखा था ताकि लोगों की उस पर नज़र पड़ जाए और असलम फंस जाए। लेकिन उस लाश की तो किसी ने खबर भी नहीं ली। फिर मैंने मुजाहिर को अपना टारगेट बनाया, जिसका असलम से पहले से ही झगड़ा चल रहा था। फिर असलम का पर्स चोरी करवा कर उसकी आईडी कार्ड से एक नया नंबर लिया और मुजाहिर को कॉल करके कपड़ों के बिजनेस के सिलसिले में एक जगह पर बुलाया और कहा कि बिजनेस के सिलसिले में वडोदरा जाना है, और वो मान भी गया। बड़ौदा के लिए ये कौन सी रोड है? क्या हुआ पवन भाई? गाड़ी पंचर हो गई। अच्छा, मैंने आप लोगों को असलम के रेस्टोरेंट से फोन करके बोला आपके पुलिस स्टेशन में बम है। ये सब क्यों किया तूने? ज्योति के लिए। अब अकेले जिंदगी कट नहीं रही थी मुझसे। दूसरी शादी करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। अकेला बाप कब तक एक बच्ची को संभालेगा? मैंने सोचा ज्योति को अगर गैर मर्द से रिलेशन बनाने को बोलूंगा तो थक हार के वो मेरे पास ही आ जाएगी। अब मेरे अलावा उसका था भी कौन जिससे वो ये गलत काम करती? लेकिन वो अपने देवर के पास चली गई, इसलिए मैंने गुस्से में उसकी फोटो सर्कुलेट कर दी।
तेरे इस चक्कर में तूने अपनी बच्ची से उसकी माँ भी छीन ली और उसका बाप भी, और मुजाहिर की बेटी को भी यतीम कर दिया। इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। हमारी पूरी छानबीन के बाद हमें यह पता चला कि पवन ने पहले जिस आदमी का खून किया था उसका नाम था विनोद राणे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी ने भी इन अपराधों की दस्तक को नहीं सुना? मुजाहिर एक अनजान आदमी के फोन कॉल पर उसके साथ बड़ौदा तक जाने के लिए तैयार हुआ। पवन ने बाबा बनकर ज्योति को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर अपनी तस्वीर लेने के लिए कहा। क्या ज्योति ये नहीं जानती थी कि ऐसा करके वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी? अपराध हमेशा हमारी ओर दबे पांव आता है और इसीलिए जरूरी यह है कि हम उसकी दस्तक को सुने। जो ऐसा नहीं कर पाते वो फंस जाते हैं। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।